हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, मिशन कंपटीशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। और हाँ, जितने भी नए व्यूअर्स हैं, यदि आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर मिशन कंपटीशन में जितना भी कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है उसके पीडीएफ्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाए, तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो वहां पर एक मिशन कंपटीशन का फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर से आप सारे के सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले चंद पंक्तियां आप लोगों को समर्पित। जब प्रगति होती है तब परिवर्तन स्वाभाविक है। याद रखना, जब प्रगति होती है तब परिवर्तन स्वाभाविक है। यदि आप परिवर्तन से डरते हैं तो उन्नति कैसे हो सकती है। याद रखना, जब जब प्रगति होती है तो थोड़ा सा परिवर्तन होता है, और आप यदि परिवर्तन से डरते हो तो फिर उन्नति नहीं होगी। इसलिए कभी कुछ आप करें, प्रगति करें और उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो तो मान के चलना कि ये स्वाभाविक है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सामान्य ज्ञान के ऊपर हम लोग प्रश्न करवा रहे हैं, और पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ विशेष प्रश्न किए थे, और आज है उसका भाग दैट इज 9, राइट। और इस भाग 9 के अंदर भी हम इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। किसने आगरा शहर की स्थापना की? देखिए, आगरा जो है वो अपने आप में विख्यात है क्योंकि वहाँ पर ताजमहल स्थित है। ठीक है, तो किसने आगरा शहर की स्थापना की? तो आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने की थी। भूलना नहीं, इम्पॉर्टेंट है। भारतीय इतिहास के ऊपर जब प्रश्न बनते हैं तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसने आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने की थी। क्लियर? नुस्ख ए दिलकुशा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? नुस्ख ए दिलकुशा, क्या कहा मैंने? नुस्ख ए दिलकुशा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये भीमसेन ने लिखा था। किसने लिखा भाई? नुस्खे दिलकुशा ग्रंथ भीमसेन ने लिखा था। गुरु तेग बहादुर किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? गुरु तेग बहादुर किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? मतलब किस मुगल सम्राट के वक्त में गुरु तेग बहादुर भी थे? तो गुरु तेग बहादुर जिस मुगल सम्राट के समकालीन थे वो क्या था? औरंगजेब था। औरंगजेब। किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? ठीक है ना, किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल, मतलब ये एक तरीके से ताजमहल की कॉपी है, राइट। और वो बिल्ट हुआ था 1660 में। आजम शाह द्वारा निर्मित था। आजम शाह द्वारा निर्मित किया गया, और उसको बोलते हैं बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा को इंग्लिश में बोलते हैं टोम्ब ऑफ द लेडी। टोम्ब ऑफ द लेडी। किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? दक्कन का ताजमहल कहा जाता है। तो याद रखना, बीबी का मकबरा, टोम्ब ऑफ द लेडी, ये किसने बनाया? आजम शाह द्वारा निर्मित करवाया गया था 1660 के अंदर। 1660 के अंदर बीबी का मकबरा बिल्कुल ताजमहल जैसा है। 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके मध्य हुई थी? 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके मध्य हुई थी? तो ये जो संधि है वो जय सिंह है ना। पुरंदर की संधि शिवाजी और जय सिंह के मध्य हुई थी, जो कि औरंगजेब का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, राइट। और इसमें इस संधि के अंदर मराठों को, शिवाजी को बहुत सारी रियासतें दी गई थी, है ना। तो 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके मध्य हुई थी? तो ये जय सिंह के मध्य हुई थी। जय सिंह औरंगजेब के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बंगाल किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य से लगभग स्वतंत्र हो गया? औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बंगाल किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य से लगभग स्वतंत्र हो गया? तो वो कौन था? मुर्शीद कुली खान, है ना। मुर्शीद कुली खां। राजा
टोडरमल ने किस भू राजस्व व्यवस्था को विकसित किया था? राजा टोडरमल ने किस भू राजस्व व्यवस्था को विकसित किया था? तो जिस भू राजस्व व्यवस्था को क्या किया था उन्होंने, विकसित किया था, वो कौन थी? जब्ती प्रथा थी, है ना, जब्ती। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजा किसकी स्मृति में बनवाया? फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजा सन 1602 ईस्वी में किसकी स्मृति में बनवाया था? तो याद रखना, गुजरात विजय की स्मृति में, गुजरात विजय की स्मृति के अंदर फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजे का सन 1602 ईस्वी के अंदर उसको बनाया था। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया? वो कौन सा मुगल सम्राट था जिसने सर्वप्रथम अपने साम्राज्य को प्रांतों के अंदर विभाजित किया? तो प्रांतों के अंदर विभाजित करने वाला यदि कोई मुगल सम्राट था तो वो कौन था? अकबर था। शिवाजी के राज्यकाल में वित्त विभाग का प्रमुख कौन था? शिवाजी के राज्यकाल में वित्त विभाग का प्रमुख कौन था? तो अमात्य था, है ना, क्या है? अमात्य थे। शिवाजी के, वापस से बोल रहा हूँ, शिवाजी के राज्यकाल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन थे? तो अमात्य थे। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है। माउंटबेटन के बाद गवर्नर जनरल बने तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये भारत के अंतिम दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अंतिम गवर्नर जनरल जो भारत के थे वो कौन थे? चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। माउंटबेटन के बाद ये गवर्नर जनरल बने। 1765 में इलाहाबाद की संधि किनके मध्य हुई? 1765 में इलाहाबाद की संधि किनके मध्य हुई? इलाहाबाद की संधि अगस्त 12, 1765 को हुई थी। ये किसके बीच में हुई थी? शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउदौला, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम के बीच में हुई थी। वापस से बोल रहा हूँ, 1765 में इलाहाबाद की संधि, 1765 में इलाहाबाद की संधि किनके मध्य हुई थी? तो शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउदौला के मध्य हुई थी। मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? तो मदद माल कहते थे। मुगल काल के अंदर धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को अनुदान के रूप में दी जाने वाली जो भूमि होती थी उसको क्या कहते थे? तो मदद माल कहते थे। मोहम्मद सालेह के किस ग्रंथ में शाहजहां के अंतिम 2 साल की जानकारी मिलती है? वापस से बोल रहा हूँ, मोहम्मद सालेह के किस ग्रंथ में शाहजहां के अंतिम 2 साल की जानकारी मिलती है? तो उसका नाम है अमल ए सालेह। चोल शासकों की स्वर्ण मुद्राओं या सिक्कों को क्या नाम था? चोल शासकों की स्वर्ण मुद्रा या सिक्कों का क्या नाम था? तो उनको कलुंज या पौन कहते थे। वापस से बोल रहा हूँ, चोल शासकों की स्वर्ण मुद्राओं या सिक्कों का क्या नाम था? तो चोल शासकों की स्वर्ण मुद्राओं या सिक्कों का नाम कलुंज या क्या था भाई? पौन था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी किस जाति के थे? मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी किस जाति के थे? तो वो शुद्ध जाति के थे। गुप्त वंश के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन से किया था? गुप्त वंश के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक शासक और रुद्रसेन से किया था? तो वो कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे। सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग किस शासक ने बनाया था? सल्तनत काल के अंदर स्वतंत्र कृषि विभाग किस शासक ने बनाया था? तो स्वतंत्र कृषि विभाग मोहम्मद तुगलक ने बनाया था। किसने बनाया था भाई स्वतंत्र कृषि विभाग? मोहम्मद तुगलक ने बनाया था। ऋग्वेद काल में ईशान क्या कहलाता था? ऋग्वेद काल के अंदर ईशान क्या कहलाता था? तो वास्तव में जो ईशान था वो समिति का सभापति होता था। ईशान क्या था? समिति का सभापति। किस आंदोलन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे और सरदार की उपाधि से सम्मानित हुए?
किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे और सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया उन्हें? तो वो था बारदोली सत्याग्रह। बहुत बड़ा आंदोलन बारदोली सत्याग्रह। तो दोस्तों, आज इस भाग 9 के अंदर हमने इतिहास से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर करवाया है। हम लोग लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं। इनमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। इनके नोट्स जरूर बनाइए। छोटी छोटी बूंदों से घड़ा भरता है, तो रोज़ाना आप लोग जब वीडियो आता है तो आप अपने नॉलेज को एनहेंस करते हैं। सो मिशन कंपटीशन में आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ठीक 8 बजे। देखते रहिए।